नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज हम लोग द सुमन क्लासेस की जो 13वीं टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, जिसमें करीब 10 फिजिक्स के थे, 10 केमिस्ट्री के थे और 10 बायोलॉजी के थे। तो उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके डिस्कशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था साइंस का वो था, निम्न में से किस राशि का अपना कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक मतलब यूनिट। इनमें से किस राशि का अपना कोई मात्रक नहीं होता बताना है। ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति और दाब। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को प्रतिबल कहा जाता है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बटा एरिया। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए इस तरह से कोई वस्तु है, उस पर परपेंडिकुलरली लगने वाला जो फोर्स है, अगर उसको एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको स्ट्रेस प्राप्त होता है। इसीलिए स्ट्रेस का एक यूनिट होगा, और वो कितना होगा? जो फोर्स बटा एरिया का यूनिट होगा वही स्ट्रेस का यूनिट होगा, यानी ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं होगा। दूसरा है बल, फोर्स। फोर्स का अपना भी यूनिट होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तीसरा है विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति होती है अगर किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है। मान लीजिए ये वस्तु है, इस पे आप बल लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो इनिशियल लेंथ L था वो बढ़ जाए, और इसका इनिशियल लेंथ और इसका जो फाइनल लेंथ है वो बढ़ करके L प्लस डेल L हो जाए। अगर हम ये जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ, अर्थात डेल L या डेल्टा L को इसके इनिशियल लेंथ से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को स्ट्रेन प्राप्त होता है। इसको विकृति भी कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है यूनिट वो मीटर को होगा, और नीचे जो यूनिट है वो भी मीटर ही होगा। इसीलिए ये जो स्ट्रेन होगा ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ये एक यूनिटलेस एंटिटी होगा, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 को देखिएगा। निम्न कथनों में से गलत कथन का चयन करें। इनमें से जो भी कथन गलत है उसका चयन करना है। ऑडोमीटर का उपयोग किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने हेतु किया जाता है। ऑडोमीटर होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ये बिल्कुल सही कथन है। ऑडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी भी वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, जो कुल तय की गई दूरी है, उसे मापने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सिस्मोमीटर हृदय गति सुनने हेतु उपयोग होने वाला यंत्र है। सिस्मोमैनोमीटर हृदय गति सुनने हेतु उपयोग होने वाला यंत्र है। सिस्मोमैनोमीटर का उपयोग हृदय की गति सुनने के लिए नहीं किया जाता है। ये जो सिस्मोमैनोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है हमारे शरीर का जो ब्लड का प्रेशर है उसे नापने के लिए। दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, जो होता है 120 mmHg। यह स्टैंडर्ड होता है, मतलब इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। और एक होता है डायस्टोलिक। जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। इसको नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसको सिस्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर 120 से बढ़ करके 160 चला जाता है, या फिर 160 से भी ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है। या फिर ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये अगर बढ़ करके 90 mmHg के ऊपर चला जाता है तभी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। और अगर और ये अगर लो ब्लड प्रेशर मान लीजिए अगर 50 या 60 mmHg से अगर कम होता है तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है। तीसरा है लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। लक्स मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है?
मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट एमिटिंग पार्टिकल है और यहाँ पे इस तरह से एक सरफेस है, इसके द्वारा लाइट निकलेगा, वो चारों तरफ इस तरह से फैलेगा। तो ये जो सरफेस वहां पे है, वहां से परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जितना प्रकाश पास कर रहा है, जितना प्रकाश क्रॉस कर रहा है, उसी को हम कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी। इसको मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है, और इसको मापने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं कैंडेला। याद रखिएगा, कैंडेला इंपॉर्टेंट है। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट होगी जिसमें हम इसको मापेंगे उसे हम कहेंगे कैंडेला। यानी इसमें सिर्फ जो कथन 2 है, सिर्फ कथन 2 ही है जो गलत है। कथन 1 और कथन 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 113, एक सामान्य दोलक जिसका आवर्तकाल t है। एक सामान्य दोलक है, दोलक को कहा जाता है पेंडुलम, और इसका जो आवर्तकाल है अर्थात इसका जो टाइम पीरियड है वो है t। एक लिफ्ट में लटका हुआ है, और ये जो लिफ्ट है वो त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है, एक एक्सेलरेशन के साथ, एक त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है। दोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए इस तरह से एक लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट के रूप से आपने एक पेंडुलम, एक दोलक को लटका दिया है, और ये जो लिफ्ट है वो एक जगह पे ठहरी हुई नहीं है, बल्कि ये लिफ्ट एक एक्सेलरेशन a के साथ नीचे की ओर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए लिफ्ट अगर एक जगह पे ठहरी रहती तो इसका क्या टाइम पीरियड होता, और अगर ये एक्सेलरेशन a के साथ नीचे की ओर आ रही है तब इसका क्या टाइम पीरियड होगा, वो हम लोग को देखना है। एक जो दोलक होता है, पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर L बटा G। 2 तो कांस्टेंट है, L हो गया लेंथ, अर्थात ये जो पेंडुलम जिस रस्सी से लटका हुआ है उसकी लंबाई क्या है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। यानी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, इस स्मॉल जी पे डिपेंड करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे जो होगी उस पे निर्भर करेगा। याद रखिएगा, जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं एक्सेलरेशन a के साथ, तो इसका जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो घट जाएगा। यानी इसका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, G माइनस a। यानी जो नेट इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर L बटा G माइनस a। यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, अगर G माइनस a का जो वैल्यू है चूंकि G से कम होगा, इसीलिए इसका जो नेट टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन और पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। सभी दृश्यों में शहद की श्यानता अर्थात शहद की जो विस्कोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। 114 है ना? हाँ, शहद की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है, माना जाता है शहद की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एक और होता है टार ऑयल। अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो टार ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है, ये एक फाइन ऑयल होता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो शहद से भी ज्यादा होती है। हालांकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसमें शहद का ही विस्कोसिटी जो था वो सबसे ज्यादा बताया गया। लेकिन अभी के संदर्भ में याद रखिएगा, टार ऑयल इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो शहद से भी ज्यादा होती है। दूसरा है, तापमान बढ़ने पर द्रव्य की जो श्यानता है वो बढ़ती है। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोई भी लिक्विड अगर हो या कोई भी द्रव्य हो, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उसकी जो श्यानता होती है वो तापमान बढ़ने के साथ घटती है, बढ़ती नहीं। लेकिन गैस के साथ जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर मान लीजिए कोई गैस है, जैसा कि हम लोग को पता ही है कि जो विस्कोसिटी है वो किन की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की और गैसेस की प्रॉपर्टी है ना। इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी एक फ्रिक्शनल फोर्स की तरह काम करता है। इसके तहत क्या होता है कि जल के जो नीचे के लेयर होते हैं वो जल के ऊपर की लेयर की जो गति होती है, जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, उसको अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं।
इसीलिए नदियों में भी हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते जाएंगे, ऊपर की ओर देखिएगा जल का गति ज्यादा होगा, उसके नीचे उससे कम, उसके नीचे उससे कम, और तल के समीप जल की गति जो होगी वो सबसे कम होगी। इसीलिए जो लिक्विड के लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे की गति को अपोज करते हैं, एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं, इसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। जो लिक्विड होते हैं अर्थात जो द्रव्य होते हैं, अगर उनका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनमें विस्कोसिटी घटेगी, लेकिन अगर गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें विस्कोसिटी बढ़ेगी, याद रखिएगा। दूसरा आंसर सही है, यानी सभी द्रव्यों में शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होती है। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि बीपीएससी कुछ और मानता है। दूसरा, तापमान बढ़ने पर द्रव्यों की जो श्यानता है, द्रव्यों की जो श्यानता है वो बढ़ती है, ये गलत स्टेटमेंट है। द्रव्यों की श्यानता घटेगी और तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार 1 और 3 सही है बीपीएससी। हाँ, यानी अगर इसके अनुसार देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। पहला कथन है प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं या जो प्रकाश तंतु होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। नॉर्मली जो प्रकाश होता है वो अगर डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम मतलब मान लीजिए कि अगर वाटर है और ये मान लीजिए एयर है, तो एयर किस तरह का मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, और वाटर किस तरह का मीडियम होगा, सघन मीडियम होगा। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है तो वो जो आधार है उससे दूर चली जाती है। ठीक है, इसे स्नेल्स का नियम भी कहा जाता है। मान लीजिए अगर ये एंगल ये एक्स है, वहां पे ये लाइट इस तरह से जा रही है, उसके आधार से दूर चली जा रही है। अगर इस एंगल को बढ़ा दिया जाए, एक्स से बढ़ा करके एक एंगल यहाँ पे होता है जिसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, अगर यह क्रिटिकल एंगल सी हो जाता है तब जो लाइट होगी वो यहाँ से जाने के बाद आधार से इतनी दूर चली जाएगी कि वो इन दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है उसको छू करके आगे की ओर बढ़ेगी, तब इस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में लाइट क्या होती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस डेंसर मीडियम में ही चली आती है। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो हीरे में चमक होती है वो क्यों होती है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, क्योंकि हीरे की जो कटिंग की जाती है वो इस तरह से की जाती है, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो प्रकाश तंतु में प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, जो प्रकाश तंतु होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, सिलिका के। प्रकाश तंतु मुख्य रूप से सिलिका के बने होते हैं। इसके द्वारा प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा, वापस उसी सघन मीडियम में आ जा रहा है। इसीलिए इस तरह से जब लाइट का गमन होता है तो जो लाइट का क्षय होता है, जो लाइट एनर्जी का जो क्षय होता है वो बहुत कम होता है, और इसीलिए इसका उपयोग इंडोस्कोप में किया जाता है। इंडोस्कोप क्या होता है, तो इंडोस्कोप के द्वारा जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर की जांच करते हैं। इंडोस्कोप जो होता है उसके आगे एक इस तरह से कैमरा लगा रहता है और एक प्रकाश तंतु के द्वारा लाइट इसमें भेजी जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जितनी लाइट यहाँ पे इंटर करेगी उतनी ही लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी। इस कारण से क्या होता है कि किसी भी अंदर के किसी भी ऑर्गन या किसी भी माइन्यूट चीज का अच्छा से अच्छा इमेज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यानी प्रकाश तंतु जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये बात सही है। दूसरा, इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जितनी लाइट दी गई उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस डेंसर मीडियम में जा रही है। लाइटर मीडियम में कोई लाइट जा ही नहीं रही, इसीलिए इसमें प्रकाश का जो क्षय होगा वो बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर होगा। और तीसरा है स्टेटमेंट है, डॉक्टर के द्वारा मरीज के अंदर के पेट का निरीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है।
थ्रोट का निरीक्षण करने के लिए या फिर पेट का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसके आगे कैमरा लगा रहता है, यहाँ से लाइट भेजी जाती है जो बिना किसी क्षय के यहाँ तक पहुँचेगी और अच्छा से अच्छा इमेज जो होगा वो हमें प्राप्त होगा एक स्क्रीन पे। इसीलिए डॉक्टर्स के द्वारा एंडोस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसमें पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तीनों सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। पानी के अंदर हवा के बुलबुले पर अगर समानांतर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह किस तरह से व्यवहार करेगा। मान लीजिए ये पानी है, ये पूरा पानी है, इसके अंदर एक हवा का बुलबुला है। हवा का बुलबुला है मतलब उसके अंदर हवा है। इस तरह से मान लीजिए कोई अगर समानांतर प्रकाश आ रही है, इस तरह से अगर समानांतर प्रकाश आ रही है, ये है उस बुलबुले का सेंटर। यानी बाहर की ओर जो मीडियम है वो किस तरह की है, सघन है, और अंदर की ओर चूंकि हवा है इसीलिए अंदर की ओर का जो मीडियम होगा वो विरल होगा। इसीलिए ये जो प्रकाश की लाइट है, ये जो लंब है इससे दूर चली जाएगी और प्रकाश की लाइट इस तरह से बिखेर जाएगी। इसीलिए जल के अंदर जो हवा का बुलबुला होगा वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्योंकि जो पैरेलल लाइट की किरणें हैं वो जब हवा से जब जल में प्रवेश करेगी तो लंब से दूर चली जाएगी, ये वाली किरण भी लंब से दूर चली जाएगी, इसीलिए ये कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अर्थात इसमें अगर देखिएगा कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु की ओर आकर्षित हो जाती हैं, ये तो नहीं होगा। प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, ये सही है, और प्रकाश की किरणें कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न जो रातें होती हैं वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, ऐसा क्यों होता है। अर्थात इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी रात है जिसमें आसमान में कोई बादल नहीं है, और एक दूसरी रात जिसमें मान लीजिए कि अगर आसमान में बादल है तो वो रातें ज़्यादा गर्म होती हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, पहले भी हम लोग को पता है कि जो अर्थ होती है, जो अर्थ है वो पृथ्वी के शॉर्ट वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद फिर से इनको री एमिट करती है। लेकिन जब पृथ्वी फिर से इस रेडिएशन को री एमिट करती है तो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में नहीं करती है, ये इनको करती है लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में। इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में ये इनको वापस री एमिट करती है। अगर मान लीजिए आसमान में बादल है तो बादल जो होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट से मिलकर के बने होते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट से मिलकर के बने होते हैं। ये जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, और फिर से ये इनको एब्जॉर्ब करके ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इनको एब्जॉर्ब करके फिर से री रेडिएट करते हैं पृथ्वी की तरफ। इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई ऐसा रात हो जिस समय आसमान में बादल छाया हुआ हो तो चूंकि ये री रेडिएशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसी रातें हमें क्या होता है कि ज़्यादा गर्म महसूस होती है। इसमें पहला ऑप्शन है, बादल पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। बादल ठंडी लहरों से आसमान से पृथ्वी तक ले जाने में रोकती हैं, ये नहीं होगा। मेघाच्छन्न रातों में हवा की गति न्यूनतम होती है, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं भी होगा, यानी इनमें से पहला ऑप्शन सही होगा। अर्थात बादल पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करके उसे फिर से परावर्तित करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसे मापने हेतु किया जाता है। डेसिबल, याद रखिएगा, डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो ध्वनि होता है। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए
डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसी इकाई से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, अर्थात इसका यूनिट क्या होगा, डेसिबल। अभी हमने लाइट में देखा था, लाइट की जब हम तीव्रता को मापते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। और जब हम ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डेसिबल। अर्थात डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रकाश का वेग मापने के लिए, ऊष्मा की तीव्रता नापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। तो इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 119। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। डायनेमो के द्वारा क्या किया जाता है, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा दो तरह की हो सकती है, या तो वो एसी होगी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट होगा, या फिर वो डीसी होगी। तो हमें देखना ये है कि डायनेमो के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है या डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। याद रखिएगा, केवल बैटरी के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा निकलती है वो डायरेक्ट करंट होता है। इसीलिए जब भी बैटरी को से हम विद्युत प्राप्त करते हैं तो उसके लिए पहले उसको इन्वर्टर से कनेक्ट किया जाता है, और ये जो इन्वर्टर होता है इस डीसी को फिर अल्टरनेटिंग करंट एसी में कन्वर्ट कर देता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। डायनेमो के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी वो कभी भी डायरेक्ट करंट के रूप में नहीं होती। वो जब भी होती है तो किस रूप में होगी, वो जब भी होगी तो अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होगी, डीसी डायरेक्ट करंट के रूप में नहीं होगी। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो में क्या होता है कि इस तरह से एक चुंबक होता है। इस तरह से मान लीजिए एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच में इस तरह से कॉपर की एक कुंडली होती है। ठीक है, अब ये जो डायनेमो होता है उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से घूमता है। जब ये इस तरह से घूमेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, इस वाली कुंडली से क्रॉस करते हैं। तो इस पे मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है डायनेमो के द्वारा, और फिर जिसका उपयोग हम लाइट को जलाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए कर सकते हैं। यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जाएगा वो डीसी नहीं होगा, वो एसी होगा। ठीक है, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जो मोबाइल का चार्जर होता है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, क्योंकि मोबाइल चार्जर के ऊपर में आप देखे होंगे लिखा रहता है 3 वोल्ट, जैसे जो छोटे मोबाइल आते थे उनमें लिखा रहता था 3 वोल्ट, या फिर अभी बढ़ करके कुछ में रखता है, तो जैसे अभी जो बढ़ करके वो या कुछ में रहता है जैसे 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, पहले रहता था 5 वोल्ट, 10 वोल्ट के आसपास। तो नॉर्मली हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं घर में वो 250 वोल्ट के स्टैंडर्ड पे यूज़ करते हैं। अब इसको हमको घटा करके करना है 25 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो मोबाइल चार्जर होता है उसको उपयोग करते हैं। तो ये भी एक ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए इसे अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें सिर्फ कथन 2 जो होगा वो सही होगा, कथन 1 जो होगा वो गलत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120। तड़ित चालक के निर्माण हेतु लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ये कथन है और उसका कारण है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है, पहला कारण ये। और दूसरा कारण है कि तांबा वायुमंडलीय परिस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। इसमें अगर देखा जाए तो तड़ित चालक के रूप में ठीक है हम लोहे का उपयोग करते हैं, लेकिन लोहा से बेहतर होगा कि अगर हम कॉपर का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो विद्युत चालकता होती है वो लोहे से ज़्यादा होती है। और दूसरा, लोहा जो होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण उसका क्षय होता है और धीरे धीरे उसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं होता। कॉपर का जो क्षय होता है लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है।
लोहा के क्षय में कम समय लगता है। इसीलिए अगर लोहे की अपेक्षा अगर कॉपर का उपयोग किया जाता है तड़ित चालक के निर्माण में तो वो बेहतर होगा। अर्थात इसमें कथन भी सही है और जो पहला कारण है अर्थात लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये भी सही है। और जो दूसरा कारण है अर्थात तांबा वायुमंडलीय परिस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, ये भी सही है। अर्थात इसमें कथन और दोनों कारण सही है। और जो दोनों कारण है वो कथन एक की व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। टेक्टिनियम 99M का उपयोग हृदय तथा शरीर टेक्टिनियम 99M का उपयोग हृदय तथा शरीर के अन्य अंगों में उपस्थित विकारों की पहचान तथा उनके निदान हेतु किया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है टेक्टिनियम 99M। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर में उपस्थित जो अंग है, बोन्स हो गया, हार्ट हो गया या लिवर हो गया, उसमें उपस्थित विकारों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है फास्फोरस 32 का उपयोग डीएनए तथा प्रोटीन की लेबलिंग में किया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फास्फोरस 32 P32 ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। P32 का उपयोग किस लिए किया जाता है? ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। बोन मैरो का जो कैंसर होता है उसके इलाज में किया जाता है। साथ ही साथ डीएनए के लेबलिंग में किया जाता है और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है उसकी भी लेबलिंग में किया जाता है। ठीक है, जो डीएनए बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए बने होते हैं डेऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अर्थात ये जो डीएनए का ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है, इसको हम P32 के द्वारा लेबल कर सकते हैं और इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है डीएनए के लेबलिंग में। और जो प्रोटीन बने होते हैं किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की जो संरचना होती है वो कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, उससे जुड़ा हुआ एक एमिनो ग्रुप होता है, उससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन होता है और उससे जुड़ा हुआ एक फोस्फेटिक ग्रुप होता है R। ये R अलग अलग हो सकते हैं। कुछ में ये COOH होता है जिनको हम कहते हैं एसिडिक एमिनो एसिड, कुछ में ये NH3 होता है जिनको हम कहते हैं बेसिक एमिनो एसिड, और कुछ में ये फास्फोरस भी होता है जैसे मेथियोनिन में ये फास्फोरस होता है। तो वहाँ पे प्रोटीन को भी लेबल करने के लिए इन एमिनो एसिड्स को लेबल करके हम फास्फोरस का उपयोग कर सकते हैं, फास्फोरस P32 का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कोबाल्ट का उपयोग रेडिएशन थेरेपी हेतु किया जाता है। बिल्कुल सही है, कोबाल्ट का उपयोग रेडिएशन थेरेपी हेतु किया जाता है। ल्यूकेमिया के इलाज के लिए भी कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणवीय नाभिक जो होता है, परमाणवीय नाभिक की खोज की थी, याद रखिएगा किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणवीय नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। उसने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉइल को लिया था जो कि करीब 1000 गोल्ड एटम से मिलकर के बने हुए थे। इसकी जो थिकनेस थी वो 1000 गोल्ड एटम्स के बराबर थी और इससे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस किया। अल्फा पार्टिकल्स का जब इस पे बम्बार्डमेंट हुआ तो उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना डाइवर्ट हुए आगे की ओर निकल गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स में अधिकतर भाग जो होता है वो एम्प्टी होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि करीब 800 में एक जो पार्टिकल था, 800 में करीब एक जो पार्टिकल था वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था। इसका मतलब कि जो मास कंसंट्रेटेड होता है वो किसी खास जगह पे ही होता है और वो होता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो जमा होते हैं। और करीब 12,000 में एक जो पार्टिकल था वो रिबॉन्ड होकर के वापस आ गया था। यानी जो मास का कंसंट्रेशन होता है और जो चार्ज का कंसंट्रेशन होता है दोनों कहाँ पे स्थित होता है? दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही स्थित होता है।
इस तरह से जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम्स का अधिकतर भाग होता है वो एम्प्टी होता है, बीच में एक नाभिक होगा, जो परमाणु का भार होता है वो इसी नाभिक के अंदर ही होता है, क्योंकि इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी के कारण और इसी नाभिक से टकरा करके 12,000 में जो एक अल्फा पार्टिकल था वो रिबॉन्ड होकर के वापस आ गया, और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण करीब 800 में एक पार्टिकल जो था वो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गया था, थोड़ा सा तिरछा निकल गया था। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 123, कथन है इसमें। जल में जब मेथाइल अल्कोहल को डाला जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये कथन है। और इसका जो कारण है वह यह क्रिया जल तथा मेथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। जल में अगर हम मेथाइल अल्कोहल को डालते हैं, जैसे जल है, जल में अगर हम मान लीजिए, याद रखिएगा कि जल में अगर हम चीनी या फिर नमक को डालते हैं तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जल में अगर हम नमक को मिला दें या फिर चीनी को मिला दें या फिर कोई अन्य सॉलिड को डिसॉल्व कर दें तो उसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो घट जाएगा, और जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो या फिर अन्य कोई लिक्विड हो, वो तभी बॉयल करता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर आप नमक या चीनी उसमें मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए और ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन मेथाइल अल्कोहल के केस में अलग बात है। मेथाइल अल्कोहल जो होता है ये पहले तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो करीब 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी अगर मेथाइल अल्कोहल को आप वाटर में डिसॉल्व करके उसके बाद अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये 60 डिग्री पे ही वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, और ये 60 डिग्री पे ही वेपोराइज हो जाना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये वाटर के वेपर प्रेशर को बढ़ा देता है। ये वाटर के वेपर प्रेशर को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये जो मेथाइल अल्कोहल होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इन्हीं दोनों कारण से क्या होता है कि जो पानी का क्वथनांक है वो घट जाएगा अगर आप उसमें मेथाइल अल्कोहल को डिसॉल्व कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप नमक को डिसॉल्व कीजिए, चीनी को डिसॉल्व कीजिए, कोई और सॉलिड को डिसॉल्व कीजिए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मेथाइल अल्कोहल के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि मेथाइल अल्कोहल 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वेपोराइज हो गया, जिसके कारण से वाटर का ये वेपर प्रेशर को बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं। साथ ही साथ वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और इस कारण से भी वाटर के वेपर प्रेशर को नहीं घटाता है। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इसका आंसर कौन होगा? इस तरह से देखा जाए तो इसमें कथन सही है और जो कारण है कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, अर्थात जल में जब मेथाइल अल्कोहल को डाला जाता है तो क्वथनांक घट जाएगा, और जो कारण है यह क्रिया जल तथा मेथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है, ये भी सही है। और साथ ही साथ ये 60 डिग्री पे वेपोराइज होकर के वेपर प्रेशर को बढ़ा देगा, ये बात भी सही है। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। आवर्त सारणी के तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। आवर्त सारणी के याद रखिएगा, आवर्त सारणी में जो पहला दूसरा समूह है वो मुख्य रूप से मेटल्स का है, और इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक होंगे। तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं, पहले और दूसरे समूह के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं मतलब एसिडिक भी होंगे और उनमें बेसिक कैरेक्टर भी होता है। एसिडिक कैरेक्टर भी होगा, बेसिक कैरेक्टर भी होगा। और जो नॉन मेटल्स होते हैं
उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो एसिडिक होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी आवर्त सारणी में तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये नहीं है, वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। आवर्त सारणी के पहले तथा दूसरे समूह के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ही होते हैं, यानी इसमें केवल स्टेटमेंट 2 सही होगा और स्टेटमेंट 1 जो होगा वो गलत होगा। आवर्त सारणी में उपस्थित निम्न पदार्थों को उनके उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है चलिए। निम्न धातुओं में से कौन एक अमलगम नहीं बनाता है, आपको बताना है निम्न धातुओं में से कौन एक अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है ये मिक्स धातु होता है, किसका मिक्स धातु होता है, मरकरी का, मरकरी का मिक्स धातु का मिश्र धातु होता है, जिसमें 50% जो होता है वो मरकरी होता है। इसके अलावा सिल्वर, निकेल, कॉपर, ये सब मिले होते हैं। जो मरकरी का मिक्स धातु होता है उसी को हम लोग कहते हैं अमलगम। इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, दांत में किन्हीं को खोदड़ होता है तो वो क्या कहते हैं, एक तो वो इसी अमलगम का उपयोग करते हैं, वो जो हमारी दांत में छेदा हो जाता है उसे भरने के लिए। तो इसमें नॉर्मली अमलगम के निर्माण में आप जस्ता का उपयोग कर सकते हैं, मैग्नीशियम का, तांबा का, लेकिन लोहा के साथ जो होता है वो मरकरी रिएक्ट करके अमलगम का निर्माण नहीं करता, इसीलिए लोहा के साथ जो होगा वो मरकरी अमलगम का निर्माण नहीं करेगा, जस्ता के साथ करेगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा और तांबा के साथ करेगा। इसीलिए इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत होगा, अर्थात लोहा के साथ मरकरी मिलकर अमलगम का निर्माण नहीं करेगा। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। ग्रेफाइट का उपयोग भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, हेक्सागोनल उसमें स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको sp2 होता है, उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक होता है उसमें पाई बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकली बॉन्ड होता है 2 कार्बन्स के बीच में। क्योंकि ये 2 कार्बन्स के बीच में वीकली बॉन्ड होता है, इसीलिए ये आसानी से अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए ये जो ग्रेफाइट होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। साथ ही इसमें इसका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड करते हैं, इस कारण से इसका उपयोग इसी कारण से ये क्या होता है, स्लाइमी होता है, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन मुख्य रूप से जल के कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड जल की लवणता हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जल की लवणता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो सोडियम क्लोराइड ही है, यानी इसमें पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट तीनों सही है। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 128, AlCl3 एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। AlCl3 सबसे पहले हम लोग देखते हैं लुईस एसिड क्या होता है। लुईस एसिड वो होते हैं जिनमें क्षमता होती है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जैसे AlCl3 हो गया या फिर BF3 हो गया, इनमें क्षमता होती है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इनको लुईस एसिड कहा जाता है। और लुईस बेस क्यों होते हैं, जिनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये डोनेट करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, जैसे NH3 N हो गया, इससे 2, इससे यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक जाके, उसके बाद भी इसमें इसके बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये दूसरे को दे सकता है, इनको कहा जाता है लुईस बेस।
अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो एक्सेप्टर हुए वो लुईस एसिड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो डोनर हुए वो हुए लुईस बेस। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट को अगर आप देखें, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पूछा जा रहा है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, अगर आप इसको H2O में डिसॉल्व करें तो क्या बनेगा? CuOH2 प्लस H2SO4। ये जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। और ये जो CuOH2 है ये वीक बेस है, यानी ये 100% डिसॉल्व करेगा और 100% हाइड्रोजन आयन देगा। ये 100% डिसॉल्व नहीं करेगा, ना ही 100% हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसीलिए पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। इसीलिए CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। वो बेसिक या न्यूट्रल नहीं होगा, वो स्लाइटली एसिडिक होगा, लेकिन एसिडिक होगा। ठीक है, यानी इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो होगा वो दोनों सही है। अर्थात कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और LCl3 जो होगा वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। LCl3 भी और BF3 भी। और जो NH3 होगा वो लुईस बेस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंधता तथा विशेष परिस्थिति में मौत का कारण बन सकती है? मेथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल या एमिल अल्कोहल? इसमें इससे जो आंसर होगा वो होगा मेथाइल अल्कोहल। जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो एथाइल अल्कोहल से ज़्यादा हार्मफुल होता है और विशेष परिस्थितियों में अंधता तथा मौत का भी कारण बन सकता है अगर इसका इंटेक कोई व्यक्ति ज़्यादा कर लेता है तो। अब फिर क्वेश्चन नंबर 130 हम लोग देखते हैं। इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। इसमें मुख्य रूप से देखना यह है कि पक्षियों के अध्ययन, मानव जनसंख्या के अध्ययन, फल के अध्ययन तथा जीवाश्मों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों के अध्ययन को हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथस का मतलब ही होता है बर्ड्स, इसीलिए जहाँ पे ऑर्निथस वर्ड्स लगा हुआ है पहले उसका मतलब हो गया बर्ड या पक्षी, और पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। मानव जनसंख्या का अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। डेमोस का मतलब ही होता है जनसंख्या, और जब मानव जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। फलों का अध्ययन करेंगे तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, और जब हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो जीवाश्मों का अध्ययन को कहा जाता है पैलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जा सकता है। सांपों में सांप के जो पैर थे उनका लोप किस तरह से हुआ, इसको हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? जैव विकास के द्वारा। अगर इसको देखा जाए तो लामार्क के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, उसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाए, उसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। लामार्क ने क्या कहा था? प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 131। लामार्क ने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जिस बॉडी पार्ट का उपयोग जितना ज़्यादा करता है वो बॉडी पार्ट उसका उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। मान लीजिए कोई लोहार है तो अपने एक हाथ का उपयोग वो ज़्यादा करेगा लोहे को पीटने के लिए, तो लामार्क ये कहता है कि उसका वो वाला हैंड जिसका वो ज़्यादा उपयोग करता है, मान लीजिए अपने वो राइट हैंड का उपयोग ज़्यादा करता है तो उसका राइट हैंड जो है वो समय के साथ और ज़्यादा विकसित होता जाएगा, समय के साथ और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, और उसका ये कैरेक्टर उसकी प्रोगेनी में भी ट्रांसफर होगा, अर्थात उनके संतानों में भी ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा कि उसका जो राइट हैंड होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। इसी को कहा गया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। साथ ही साथ लामार्क ने यह भी कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स,
यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, अर्थात हम अपने जिस बॉडी पार्ट का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो उतना ज़्यादा विकसित होगा, और जिस बॉडी पार्ट का उपयोग हम नहीं करेंगे वो समय के साथ धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जैसे हमारे कान के मसल्स, हमारे हमारे कान के मसल्स हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे जीव हैं, जैसे आप देखिए कुत्ता होता है, लोमड़ी होता है, वो अपने सुनने की क्षमता पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, इसीलिए वो अपने कान के मसल्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसीलिए उनके वो ज़्यादा विकसित हो गए। हम अपने सुनने की क्षमता पर कम निर्भर करते हैं, इसीलिए हमारे कान के जो मसल्स थे, जो ऑरिकुलर मसल्स थे, वो धीरे धीरे लुप्त होते गए। सांपों के साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो रेंगते थे और बिल में रहते थे, इसीलिए वो अपने पैरों का उपयोग ज़्यादा नहीं करते थे, और चूंकि वो अपने पैरों का उपयोग नहीं करते थे ज़्यादा, इसीलिए उनमें जो पैर थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। हालांकि कुछ बड़े बड़े सांप जैसे जो पाइथन होते हैं, अभी भी उनमें हाइंड लिम्ब जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में अभी भी उपस्थित है, लेकिन वो भी लुप्त होने के कगार पे है। अर्थात इसमें जो पहला ऑप्शन होगा, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यही सही होगा, क्योंकि लामार के द्वारा यही व्याख्या दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। कवकों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। बिल्कुल सही है। कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मुख्य रूप से बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जिसमें जनन की क्रिया मुख्य रूप से बडिंग के द्वारा होती है। बिल्कुल सही है। ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय कवक है। बिल्कुल सही है। और इसमें जनन की क्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है? बडिंग के द्वारा। यह भी सही है। साथ ही इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि ईस्ट के द्वारा इन्वर्टेज नाम के एंजाइम का स्राव होता है जो कार्बोहाइड्रेट की किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। ईस्ट के द्वारा इन्वर्टेज एंजाइम का स्राव नहीं होता, ईस्ट के द्वारा जाइमेज एंजाइम का स्राव होता है। और ये जो जाइमेज एंजाइम होता है वही किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये जाइमेज एंजाइम जिसका स्राव ईस्ट के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनकस होती है जो मध्य कान में उपस्थित होती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे मध्य कान में ही उपस्थित होती है। मध्य कान में 3 हड्डियां होती है, मैलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपिस। इसमें से जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो इनकस नहीं होती, वो होती है स्टेपिस। याद रखिएगा, तीनों हड्डियां साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है। यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जांघ की मांसपेशी होती है, गलत है, क्योंकि मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो हमारे जबड़े की मांसपेशी होती है, जिनको कहा जाता है जॉ मसल्स। ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत, सबसे भारी तथा सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ये सही है। सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी मानव शरीर की फीमर होती है, जिन्हें जांघ का बोन भी कहा जाता है, जांघ की हड्डी। और मानव शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ एनामेल होता है। ये बात भी सही है। हमारे जो दांत होते हैं, दांत का जो ऊपरी सतह होता है वो मुख्य रूप से इसी एनामेल से बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे हार्ड पॉइंट माना जाता है। सबसे जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो एनामेल को ही माना जाता है, जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर के बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135। इसमें कुछ रोग दिए हुए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से वो रोग होते हैं, आपको ये दिखाना है। स्कर्वी आपको पता होगा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसके कारण क्या होता है? जैसे मसूड़ों से ब्लड आना, उसके बाद जो कोलाजन होते हैं उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसके कारण ज्वाइंट्स में पेन होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। दूसरा है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी हम लोग के शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है।
अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हम लोग के शरीर से, हम लोग के हार्ट से, हम लोग के ब्लड में नहीं हो पाएगा। इसीलिए विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जो बोन्स होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। इसीलिए हमारे जो बोन्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और जिस कारण से ये बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में भी ये बीमारी होती है, बच्चों में भी एक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी के कारण। ये जो ऑस्टियोमलेशिया होती है मुख्य रूप से किसमें होता है, एडल्ट्स में, और जो बच्चों में होता है बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण उसे कहते हैं रिकेट्स। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता हम लोग के शरीर में, जिस कारण से बोन्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। पेलेग्रा, पेलेग्रा किस कारण से होता है, पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी के कारण, और पेलेग्रा के कारण इसे 4D के नाम से जाना जाता है। डेमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेथ। क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं, बहुत समय तक पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसे उसका डेथ होता है। डायरिया हो सकता है इसमें, साथ ही साथ उसमें जो स्किन होता है उस पर, पूरे स्किन पे स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है डर्मेटाइटिस। और फिर चौथा ऑप्शन है रक्तहीनता। रक्तहीनता के कारण के लिए कौन कौन से विटामिन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, B9 हो सकता है, B6 हो सकता है, B12 हो सकता है, जिसमें से B12 जो होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो एनीमिया होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। साथ साथ विटामिन B9 और विटामिन B6 की कमी के कारण भी रक्ताल्पता या अनीमिया हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण गुर्दा में होता है। बिल्कुल नहीं, यूरिया का जब भी निर्माण होगा वो अमोनिया से होता है मानव के शरीर में, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। और यूरिया का जो निर्माण होता है वो जब भी होगा किसमें होगा, लीवर में होगा, यकृत में होगा। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहा जाता है। बिल्कुल सही है, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलाइसिस कहा जाता है। सही है, मानव शरीर में का जो खून होता है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है हमारी किडनी में, हमारी किडनी में। और हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, NEPHRONS। एक किडनी में करीब 1 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहीं पे खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। मतलब जितने भी हानिकारक पदार्थ जो ब्लड में है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो गया, चाहे वो अमोनिया हो गया, चाहे वो यूरिया हो गया, चाहे वो यूरिक एसिड हो गया, चाहे वो एक्सेस हाइड्रोजन आयन हो गया, वो इन्हीं नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। सल्फा ड्रग से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। सल्फा ड्रग क्या होते हैं, सल्फा ड्रग होते हैं सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स किनको कहा जाता है, ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को या उनके रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं एंटीबायोटिक्स का निर्माण अगर हम लैब में करते हैं, उन्हें हम किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं करते, तो उसी कैटेगरी में आता है सल्फा ड्रग्स। इसके अंतर्गत सल्फानोमाइड, सल्फोमेजाइन इत्यादि को रखा जाता है। यानी जो पहला स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत सल्फोमाइड, सल्फामेजाइन को रखा जाता है, ये सही होगा। यह एक संश्लेषित प्रतिजैविक है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ये एक संश्लेषित प्रतिजैविक है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग जीवाणु से होने वाली बीमारियों के विरुद्ध होता है, ये भी सही है। यानी इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दोनों सही होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138, RNA इंटरफेरेंस पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इससे संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इसके स्टेटमेंट्स को हम देखें उसके पहले देख लेते हैं ये RNA इंटरफेरेंस होता क्या है। हमारे शरीर में होता है डीएनए से निर्माण होता है mRNA का, और ये mRNA से निर्माण होता है प्रोटीन का। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और यही हमारे शरीर के या अन्य जीवों के अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इन प्रोटीन्स के निर्माण को रोकने का
एक तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए कि कोई कैंसर ही है, कैंसर सेल्स मान लीजिए ये हैं, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं और ये प्रोटीन कैंसरस ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। तो इन सेल्स के ग्रोथ को रोकने का या इन प्रोटीन के निर्माण को रोकने का एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे जो mRNA प्रोड्यूस किया गया है हम उनको या तो नष्ट कर दें या फिर उनको किसी तरह से ऐसा बना दें कि वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे siRNA का उपयोग किया जाता है या माइक्रो RNA का उपयोग किया जाता है। ये siRNA या माइक्रो RNA क्या होते हैं, इस mRNA से जाकर के बाइंड कर जाते हैं और जब ये siRNA या माइक्रो RNA इस mRNA से जाकर बाइंड कर जाते हैं तो ये फिर mRNA प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता, जिसके कारण ये जो कैंसरस ग्रोथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो सकता है या फिर कैंसर के निदान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी को RNA इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो यह जीन अव्यक्तीकरण रोगापचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जीन का जो एक्सप्रेशन है mRNA के द्वारा ये इसको रोक रहा है, ये इसको बाधित कर रहा है, इसीलिए अव्यक्तीकरण, जीन अव्यक्तीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। RNA का उपयोग कैंसर के उपचार हेतु किया जा सकता है, जैसा मैंने बताया कैंसर के उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। RNA की इस क्रिया में विशेष mRNA अणुओं की अभिव्यक्ति को बाधित किया जाता है, ये बात भी सही है। यानी इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों सही हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारत के निम्न में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने तथा उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? ये होंगे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वहाँ से वहाँ पे रहने वाले लोगों को किसी भी तरह से आप अंगल में जैविक पार्क या नेशनल पार्क के अंदर जा करके वहाँ से किसी भी तरह के जैविक भार का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि आप जो सेंचुरीज होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, अब बायोस्फीयर रिजर्व में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने करीब 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो मुख्य रूप से साइंस के थे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बोल दीजिए जिसको चाहिए टेस्ट सीरीज मेरा वाला नंबर लिख लीजिए, उस पर अगर किसी को ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो मेरा नंबर लिख सकते हैं 7856। हाँ उस पर इस पर भी मैसेज, इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो 14 टेस्ट सीरीज हो गया टोटल। अब तक 14 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं हमारे, और जो सारे क्वेश्चंस हैं वो MCQ बेस्ड है। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आपको लगेगा, और सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इधर 4-5 साल से जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी को आधार मान के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। क्योंकि करंट के भी आजकल जो क्वेश्चन इसके साइंस के भी जो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से कोरिलेट करके होते हैं कि हाल में करंट के फील्ड में साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उससे तो क्वेश्चन उसी तरह के हैं, और अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी तरह से सेट किए गए हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर, ये था सेट 13 का क्वेश्चन। अभी तक टोटल 14 टेस्ट हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार। कितना हुआ? अच्छा खासा हो गया।